हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरचेंज मैकेनिज्म। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिसोशिएटिव एंड एसोशिएटिव मैकेनिज्म, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरचेंज मैकेनिज्म, दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ द इंटरचेंज मैकेनिज्म। जैसे आपने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था कि एक्टिव जो हमारा एक्टिवेशन है, या जो हमारा डिसोशिएटिव और एसोशिएटिव मैकेनिज्म जो है हमारा, वो आपका 2 स्टेप प्रोसेस है। और वहाँ पे आपके पास एक इंटरमीडिएट बना था जो आपका लोअर एनर्जी स्टेट पे बना था, जो आपका इजीली आइसोलेटेड था, और आपके पास 2 ट्रांजिशन स्टेट बने थे। उसके ऑपोजिट आपका काम करेगा इंटरचेंज मैकेनिज्म। सो इंटरचेंज मैकेनिज्म आपके पास इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, और यहाँ पे आपके पास एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। सो सिंगल स्टेप रिएक्शन है एंड सिंगल ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, बोथ द लिविंग ग्रुप एंड द एंटरिंग ग्रुप आर इन्वॉल्व इन द सिंगल स्टेप टू जनरेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या है आपके पास लिविंग ग्रुप, यानी कि जो आपका सपोज एक्स अगर आपका लिविंग ग्रुप है, तो मेटल के साथ एमएक्स बॉन्ड्स धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होगा। वहीं पे जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो मेटल के साथ धीरे धीरे नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका धीरे धीरे साइमल्टेनियसली एक साथ होना शुरू हो जाएगा, और वहीं पे आपका बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई ट्रू इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रू इंटरमीडिएट। ओके, देर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहाँ पे आपके पास अगर एक्स आपका लिविंग ग्रुप है तो एम एक्स बॉन्ड आपका धीरे धीरे वीक होगा। वहीं पे अगर वाई आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में वाई के साथ धीरे धीरे नया बॉन्ड बनना शुरू होगा, और एम एक्स का जो पुराना बॉन्ड है वो आपका धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस होगी और सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जिसे आप डायग्राम में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, L5M और X के साथ बॉन्ड बना है, प्लस Y आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। सो यहाँ से आपके पास बन रहा है L5M X Y, और वहाँ से फिर Y डॉटेड और X डॉटेड दिख रहा है। तो यानी कि जो स्टेट है मेरी, ये क्या है, मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से अब क्या बनेगा, L5M Y, यानी कि Y के साथ बॉन्ड बन गया है, और X जो आपका लिविंग ग्रुप था वो आपका बाहर जा चुका है। सो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सिंगल स्टेप प्रोसेस आपका होगा। सो जैसे यहाँ पे दिखाया है, डिप इज वेरी स्मॉल, छोटा सा डिप बन रहा है। वो छोटा सा डिप क्या दिखा रहा है, आपका 1 ट्रांजिशन स्टेट, एंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना। जनरल करेक्टरिस्टिक्स अगर बात करें इंटरचेंज मैकेनिज्म, उसको आप डिवाइड करेंगे बेसिकली 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट जो है दैट इज द इंटरचेंज डिसोशिएटिव आईडी। लास्ट टाइम मैंने इंटीमेट बोल दिया था, वो गलती से हो गया था, एक्चुअली दिस इज इंटरचेंज डिसोशिएटिव आईडी। सो द My bond begins to form before Mx bond is fully broken। देखिए क्या बोले, इंटरचेंज डिसोशिएटिव। डिसोशिएटिव हमें पता है बॉन्ड का ब्रेक होना, कि Mx बॉन्ड को ब्रेक होना है। सो Mx बॉन्ड आपका फुल्ली ब्रेक, यानी कि पूरा ब्रेक नहीं होता, उससे पहले ही आपका My बॉन्ड का बनना स्टार्ट हो जाता है। सो इंटरचेंज डिसोशिएटिव में क्या होगा, डिसोशिएटिव स्टैंड फॉर द Mx बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, सो Mx बॉन्ड का ब्रेकेज कंप्लीटली नहीं होगा, उससे पहले आपका My बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट द Mx बॉन्ड ब्रेक प्रिफरेंशियली एंड इंटरचेंज क्लोजर टू डिसोशिएटिव आईडी। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका Mx बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे आईडी, देन टू एसोशिएटिव नॉट डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट। और उस केस में आपके पास कोई ट्रू इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं इंटरचेंज डिसोशिएटिव, कि यहाँ पे Mx बॉन्ड के ब्रेक होने से पहले, कंप्लीटली ब्रेक होने से पहले ही आपका My बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएगा, और इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे आईडी, दैट इज इंटरचेंज डिसोशिएटिव। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरचेंज एसोशिएटिव। तो एसोशिएटिव में भी क्या होगा, Mx बॉन्ड बिगेन्स टू ब्रेक। जैसे जैसे आपका Mx बॉन्ड ब्रेकिंग की तरफ जाएगा, बिफोर द My बॉन्ड फुल्ली फॉर्म्ड, ठीक है, बट My बॉन्ड फॉर्म्ड प्रिफरेंशियली एंड इंटरचेंज क्लोजर टू एसोशिएटिव। कि इस केस में क्या होगा कि My बॉन्ड प्रिफरेंशियली बन जाएगा बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ द Mx बॉन्ड, एंड जो आपका मैकेनिज्म है वो आपका एसोशिएटिव के पाथवे को फॉलो करेगा।
एंड इस केस में भी आपके पास देयर इज नो डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट। देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। IA दैट इज इंटरचेंज एसोसिएटिव। तो यहाँ पे एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी कि M और Y MX के जुड़ने से, MX के टूटने से पहले ही जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो प्रिफरेंशियली किसकी तरह बिहेव करेगा, किस पाथवे की तरह एक्ट कर रहा है, वो एसोसिएटिव पाथवे की तरह एक्ट करेगा, और इस केस में आपके पास कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ID के अंदर भी क्या है कि वो डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, यानी MX बॉन्ड जैसे ही ब्रेकिंग किस तरफ स्टार्ट होगा, आपका MY बॉन्ड वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि ID समझ नहीं आ रहा या IA समझ नहीं आ रहा, समझने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। D फॉर डिसोशिएटिव, A फॉर एसोशिएटिव, I फॉर इंटरचेंज। डिसोशिएटिव यानी कि MX बॉन्ड का डिसोशिएटिव होने से पहले ही MY बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। एसोशिएटिव मतलब MY बॉन्ड पहले बनना स्टार्ट हो जाएगा डिसोशिएशन से। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है नेचर ऑफ इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है यहाँ पे। सो इनर्ट और लेबाइल से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इनर्ट कौन सा है, लेबाइल कौन सा है। जब हम थ्योरीज पढ़ रहे थे VBT CFT, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा जिक्र किया था इनर्ट और लेबाइल का VBT के अंदर। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो उस केस में इनर्ट नेचर होगा, जब हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लेबाइल जो होंगे वो आपके आयनिक नेचर के होंगे और जो इनर्ट होंगे वो आपके कोवलेंट नेचर का होगा। लेबाइल जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू इनर्ट के। तो इसमें हमने यही पढ़ना है, नेचर ऑफ इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। सो ए कॉम्प्लेक्स विच रिएक्ट रैपिडली इज कॉल्ड द लेबाइल एंड विच रिएक्ट स्लोली इज कॉल्ड इनर्ट। ओके, labile and inert refers to rate of reaction that is in the kinetic term not related to the stability or instability। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट है या लेबाइल है, उसका उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स लेबाइल है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वो अनस्टेबल है, नहीं है। ओके, सो ये जो पैरामीटर हम थोड़ा सा अपने दिमाग में बना लेते हैं कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स है तो अनस्टेबल होगा, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स आपके अनस्टेबल हों। जो आपका इनर्ट और लेबाइल करेक्टर है वो काइनेटिक टर्म को रेफर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रेफर्स करता है, ना कि आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। जो आपका लेबाइल और इनर्ट करेक्टर होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाएगा कि कौन सा आपका फास्ट रिएक्शन करेगा और कौन सा आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो स्लो रिएक्शन करेगा। सो टोबे कॉम्प्लेक्सेस विद सब्स्टिट्यूशन हाफ टाइम, अगर आपका हाफ टाइम रिएक्शन का किस लेस देन 30 सेकेंड है तो 30 सेकेंड अगर इससे कम है तो मतलब क्या है कि लेबाइल है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन आपका हो रहा है। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन हाफ टाइम 30 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है तो उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका रिएक्शन स्लो कर रहा है। यानी कि अगर आपका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन 30 सेकेंड से कम है, यानी कि आपका फास्ट रिएक्शन हो रहा है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। और अगर आपके रिएक्शन 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रही है तो मतलब आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है। ओके, अब बात करते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स इज स्टडीड बाय वेरियस टेक्निक। जिसे हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को आप किसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, या कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए सबसे पहला हम यूज़ करते हैं फ्लैश फोटोलिसिस, दूसरा है रिलैक्सेशन मेथड, थर्ड है आपका टेम्परेचर जंप, प्रेशर जंप, और ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर जंप ये आता है आपका पर्टर्बेशन मेथड में। फोर्थ है आपके पास, फिफ्थ है आपके पास अल्ट्राटोनिक ट्यूब मेथड एंड लेजर ट्यूब मेथड। सो फर्स्ट इज फ्लैश फोटोलिसिस, रिलैक्सेशन मेथड, टेम्परेचर जंप, प्रेशर जंप जो आपका पर्टर्बेशन मेथड के अंडर आएगा, अल्ट्रासोनिक ट्यूब मेथड और लेजर ट्यूब मेथड। एंड देर इज़ नो डायरेक्टली रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक टर्म। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल है। इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो
थर्मोडायनेमिक स्टेबल तो वो काइनेटिकली इनर्ट भी हो सकता है, काइनेटिकली लिबाइल भी हो सकता है। अगर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो वो भी आपका काइनेटिकली इनर्ट हो सकता है, लिबाइल हो सकता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक डाटा जो है वो आपका इनर्ट और लिबाइल करेक्टर से शो नहीं होता। ओके, so for thermodynamic stable complexes, for example, you have the complex NiCN42 negative. Here B value is 10 raised to power 32, यानी कि ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है आपका। सो इट अंडरगो रैपिड लिगेंड एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लेबाइल है क्योंकि इजीली क्या करता है, एक्सचेंज रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। तो ये आपका अगर एक्सचेंज रिएक्शन आपका फास्ट है, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, लेबाइल है। सिमिलरली FeCN64 नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका बीटा वैल्यू 10⁻37 है एंड इट इज़ स्टेबल एंड इट डज नॉट रिएक्ट फास्ट, इट इज़ इनर्ट। अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्सेस को देखें जहाँ पे बीटा वैल्यू निकल के केस में 32 है और Fe के केस में बीटा वैल्यू 37 है, बट स्टिल जो निकल का कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सचेंज रिएक्शन करता है, दैट इज़ लिबाइल, वेयरएज Fe का जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन करता है एंड दिस इज़ इनर्ट। सो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपके अनस्टेबल हैं, यानी कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि निकल आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है तो यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल तो स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा लेबाइल है। और Fe क्या है, Fe आपका इनर्ट है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है जो इनर्टनेस है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, तो फर्स्टली हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे स्लो हो जाएगी, एक्सचेंज जो रिएक्शंस हैं। अगर आपके MX बॉन्ड यानी कि M और X का जो बीच का बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको वहाँ पे एक्सचेंज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, रिएक्शन अगेन आपका कैसे हो जाएगा, स्लो। आयनिक पोटेंशियल की अगर बात करें, ये भी सेम चीज़ है कि अगर आपका मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है और रेडियाई बहुत ज़्यादा कम है तो उस केस में भी आपकी इनर्टनेस बढ़ेगी। मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सो उससे भी आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर्ट हो जाएगा। सो इनर्ट्स के लिए हमारे पास, इनर्टनेस के लिए हमारे पास पैरामीटर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनिक पोटेंशियल, MX बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द मेटल। Now in cross exchange outer sphere reactions thermodynamic and kinetic relation terms are directly related, यानी कि हम थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जनरली इनर्ट, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो आपने इस पैरामीटर को फॉलो नहीं करना। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस substitution reaction if rate determining step is the dissociation of the ligand, then the factor that influence the strength of ML bond also affect the inertness and the liability। बिल्कुल ठीक है। क्या है कि अगर आपका MX बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके कॉम्प्लेक्स इनर्टनेस की तरफ जाएंगे। अगर आपका MX बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है, इजीली ब्रेक हो रहा है, तो आपका कॉम्प्लेक्स लिबाइलिटी की तरफ जाएगा। सो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर मेरा MX बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेरा कॉम्प्लेक्स इनर्टनेस के पैरामीटर को फॉलो करेगा। सो डाउन द ग्रुप आपको पता है जब हम आते हैं 3D से 4D से 5D तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आपके इनर्ट होते हैं। सो डाउन द ग्रुप आपका इनर्टनेस बढ़ता है, लिबाइलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिकली इनर्ट एंड लिबाइल टर्म। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कॉम्प्लेक्सेस को कि वो आपका काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स है या फिर वो आपका काइनेटिकली लिबाइल कॉम्प्लेक्स है। सो VBT का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। So according to VBT, outer orbital complex generally labile, in the inner orbital complexes वो आपके कैसे होंगे, inert। If all the 3 T2G orbital filled, कि अगर आपके पास 3 T2G filled हैं, then either singly और doubly, यानी कि या either तो वो singly है या फिर doubly filled है, then they are inert। तो उस केस में आपका जो complex है वो कैसा हो जाएगा, inert हो जाएगा। ठीक है। Now if inner orbital complex contain 1 or 2 electron in T2G set, then at least one level could be vacant. This vacant level may accept the electron and complex become labile. So सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपका T2G में 0 इलेक्ट्रॉन है
1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे लेबाइल। ये चीज़ आपने याद रखनी है, थ्योरी को हमने याद नहीं रखना, थ्योरी को बस दिमाग में रखना है, कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखना है। जो मेमोरी पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि अगर T2G आपका 0 हो जाए, T2G 1 हो जाए या T2G 2 हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो, तो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा लेबाइल। बट अगर आपके पास बन रहा है T2G 3, T2G 4, T2G 5 तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर्ट। ओके, T2G 0, 1, 2 अगर है तो आपका कॉम्प्लेक्स है लेबाइल, अगर है 3, 4, 5 तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर्ट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द कॉम्प्लेक्स वेनेडियम वाटर 6 3 पॉजिटिव। सो यहाँ पे वेनेडियम 3 पॉजिटिव में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनेगा D2। सो T2G 2 है तो क्या हो जाएगा लेबाइल। नेक्स्ट है आपके पास क्रोमियम वाटर 6 3 पॉजिटिव, दैट इज D3, और अगर D3 हो, D4 हो या D5 हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका इनर्ट। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, 0, 1, 2 लेबाइल, 3, 4, 5 हो जाएगा तो आपका इनर्ट हो जाएगा। ये T2G के कॉरस्पॉन्डिंग है आपका। अब देखते हैं, ये आपका VBT का एक्सप्लेनेशन था। VBT ने क्या बोला कि T2G में 0, 1, 2 है तो लेबाइल है, 3, 4, 5 है तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर्ट। एग्जाम्पल हमने अभी देखा। उसके बाद हमारे पास आता है टोबे एक्सप्लेनेशन। तो देखिए टोबे कैसे एक्सप्लेन करता है इनर्ट और लेबाइल कैरेक्टर को। According to Tobey, labile metal ion react essentially on mixing of metal ion and ligand within a few seconds. Inert metal ion required at least few minutes, and labile metal ions either have empty low energy T2G orbital or at least one electron in a higher energy EG orbital. ठीक है, कि क्या होगा कि जब आप मेटल और लिगेंड के बीच में रिएक्शंस करवाते हैं तो उस केस में जो आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, जबकि आपका जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। नाउ अगर आपका लेबाइल मेटल आयंस आइदर हैव एम्पटी लो T2G, ये तो हमने अभी पढ़ा कि अगर D0, D1, D2 है, T2G में खाली है, और एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी EG, या फिर EG के कोरस्पॉन्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन है, सो आपके कॉम्प्लेक्स बनेंगे लेबाइल। एम्पटी T2G ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड बाय एंटरिंग लिगेंड। सो दैट इज़ वाई अगर एंटरिंग लिगेंड वहाँ पे आ रहा है तो एक तरह से आपके पास क्या बनेगा, इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और एंड अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल विल फेवर्स डिसोशिएटिव, अगर EG के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका फेवर करेगा डिसोशिएटिव मैकेनिज्म को, यानी कि ID ट्रांजिशंस को वो वहाँ पे क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी कि क्या है कि अगर T2G के कोरस्पॉन्डिंग खाली है T2G तो आपके लिगेंड क्या करेंगे, T2G ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको यूज़ करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो बॉन्ड पहले बन रहा है, लिगेंड आपके एम्पटी ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, IA मैकेनिज्म को फॉलो होगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन EG के कॉरस्पॉन्डिंग है, सो EG के कॉरस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी स्टेट है EG, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा। सो वहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा दैट इज़ ID। ओके, और ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका टॉबे का। सो इसको अगर नॉर्मल भाषा में याद रखना है, सो इनर्ट मेटल आयन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन द T2G एंड नो इलेक्ट्रॉन इन द EG। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपका इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में आपका T2G के कॉरस्पॉन्डिंग एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, EG के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर EG में इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका तो कॉम्प्लेक्स आपके इनर्ट बनेंगे। ओके, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन EG में चला जाता है तो उस केस में आपका डिसोशिएटिव मैकेनिज्म फॉलो होगा। सो यहाँ से आप याद रख सकते हैं D0, D1, D2 लेबाइल होगा, D4, D5, D6 अगर हाई स्पिन के हैं तो लेबाइल होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वैसे भी लेबाइल ही होते हैं। तो यहाँ से D7, D8, D10 जो है ये भी अगर हाई स्पिन में है तो लेबाइल हैं। उसके बाद आता है D4, D5, D6। तो ये क्या है D4, D5, D6, ये अगर आपके लो स्पिन में है तो इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक छोटा सा नंबर याद रखो 456। ठीक है, 4, 5, 6 यानी कि 456 लो स्पिन। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी कन्फिग्रेशंस हैं वो सब की सब आपकी लेबाइल है। क्या है, हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया 456 याद रखो आप लो स्पिन में। लो स्पिन में 456 है जो सिर्फ इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है हाई स्पिन वाली वो सब की सब आपकी कैसी बनेंगी, वो सारी की सारी लेबाइल बनेंगी। और ये क्या है, ये टॉबे का कंसेप्ट है। D9 हमें पता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, दैट इज़ वाई वहाँ पे क्या हो जाता है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनता है। D10 में भी आपके पास कैसे बनेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस।